हेलो बच्चों, कैसे हैं। आशा करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। अच्छा देखिए, अब हम लोग क्या देखेंगे कि विज्ञान के दुरुपयोग से उत्पन्न समस्याएं। यानी इसका मतलब कि अगर विज्ञान ने हमें कुछ सुविधाएं दी हैं, तो अगर उन सुविधाओं का हम सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमें क्या होगा, नई नई समस्याएं पैदा हो जाएंगी। तो इन्हीं के बारे में हम आज देखेंगे। तो देखिए, पेट्रोल और डीजल में क्या है कि फायदा तो बहुत है। पेट्रोल और डीजल के जो वाहन हैं उनसे जहां 10 मिनट में जाना होता है वहां 2 मिनट में चले जाते हैं, जहां 2 घंटे में जाना होता है वहां 5 मिनट में चले जाते हैं। तो डीजल और पेट्रोल से की वृद्धि से फायदा भी हुआ है, उसके साथ साथ कुछ नुकसान भी हुआ है। फायदा तो हम लोग जान ही रहे हैं कि बड़े आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं। तो नुकसान क्या हुआ है, ये डीजल और पेट्रोल से जो धुआं निकलता है उसमें होता है कार्बन डाइऑक्साइड। देखते होंगे हम लोग, अगर कहीं जाम लगता है, जैसे रेलवे फाटक हो गया या कहीं भीड़ भाड़ वाला एरिया हो गया, अगर कहीं जाम लगता है तो वहां पर क्या होता है, कहीं जाम लगता है या भीड़ भाड़ वाला एरिया रहता है तो वहां पर देखते हैं आंख में लगने लगता है और दम घुटने लगता है। ये सब चीजें होती हैं। तो वो क्यों होती हैं? क्योंकि वो जो वहाँ की वायु है वो क्या है, प्रदूषित हो गई है। यानी वायु में क्या मिल गया है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा मात्रा में मिल गया है। तो यही है कि डीजल पेट्रोल के जो वाहन हैं अगर वो बहुत ज्यादा मात्रा में हो गए हैं तो हमें क्या है, पर्यावरण प्रदूषण हो गया है, यानी वायु प्रदूषण हो गया है। तो घाटा क्या हुआ, समस्या क्या पैदा हुई कि डीजल और पेट्रोल के वाहन अगर बढ़ गए तो उससे हमें वायु प्रदूषण हो गया। ठीक, इसका तो हो गया। यानी हम ये कह सकते हैं कि डीजल और पेट्रोल वाहनों की वृद्धि से क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। अगला देखें हम, रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक दवाएं। ये उर्वरक क्या है, जो रासायनिक उर्वरक माने जो खाद हम दुकान से लाते हैं, वो दुकान से खाद लाकर जो खेत में डालते हैं वो है। और कीटनाशक दवाएं जो शीशी उसी में दवा भरा रहता है वही है। तो ये रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक दवाओं से हुआ क्या है कि उत्पादन तो बढ़ा है। पहले उत्पादन कम होते थे, लेकिन इन दवाओं के छिड़काव से जहां कम होता था वहां अधिक पैदावार तो होने लगी, यानी उत्पादन तो बढ़ गया। लेकिन उसके साथ साथ मृदा और जल प्रदूषण हुआ। मृदा प्रदूषण कैसे हुआ, जब हम मिट्टी में डालते हैं तो आवश्यकता से अधिक खाद हो जाता है तो वो मिट्टी को प्रदूषित कर देता है, यानी मिट्टी को बंजर बना देता है। और ये जो रासायनिक दवाएं हैं ये दवाएं भी बहुत खतरनाक हैं। ये दवाएं जब बारिश होता है मिट्टी में मिल जाती हैं, बारिश होता है वो बारिश का पानी बहता है तो वो बहकर जल में मिल जाता है, इस वजह से जल प्रदूषण होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि रासायनिक उर्वरक के प्रयोग से या कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से कौन सा प्रदूषण होता है, तो मृदा प्रदूषण भी होता है और जल प्रदूषण भी होता है। अब देखिए, भूजल दोहन। ये भूजल दोहन क्या होता है कि जब हम मिट्टी में, भूमि में पानी निकालते हैं, मिट्टी से पानी निकालते हैं, जैसे मान लीजिए कि इतना एरिया जमीन का है, यहाँ पर 10 नलकूप लगाए जाने हैं। यानी 10 नलकूप लगाएंगे तो मिट्टी का जल स्तर बराबर रहेगा। लेकिन आजकल क्या है कि हर जगह पानी की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि जहाँ 10 नलकूप लगने चाहिए वहाँ कितने लग गए, 50। तो जब 50 नलकूप लग गए तो लगना था 10, निकाल रहे हैं, लग गए 50। तो जहाँ 10 नलकूप पानी निकालते वहाँ आज 50 नलकूप पानी निकाल रहे हैं। तो पानी की मात्रा जो है पृथ्वी से ज्यादा निकल रही है। तो इससे पृथ्वी का जो जल स्तर है वो क्या है, नीचे आ जा रहा है। जैसे पहले था, अगर 10 नलकूप होता तो मान लीजिए जल स्तर यहाँ रहता, अगर 50 ठो लग गए तो जल स्तर और नीचे चला गया।
यानी अब और मुश्किल है, और खुदाई करनी पड़ेगी। तो जल स्तर नीचे जाने से हो क्या रहा है कि जो हमारे कुएं और तालाब है वो सूख जा रहे हैं। तो आजकल देख भी रहे हैं कि कहीं कुएं कहाँ देखने को मिलते हैं, ना तो कुएं मिलते हैं ना तो तालाब मिल रहे हैं। तो ये बहुत रेयर केस में कहीं कुएं होंगे कहीं तालाब होंगे, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है। ज्यादातर कुएं और तालाब क्या हैं, सूख गए हैं। तो यही है कि भूजल का दोहन, यानी आवश्यकता से अधिक अगर हम पानी निकाल रहे हैं तो जल स्तर नीचे चला जाता है। तो यहाँ से क्या प्रश्न बनता है कि भूजल के दोहन से क्या होगा। तो उसमें ऑप्शन दे देगा कि मान लीजिए क्या होगा, मृदा प्रदूषण होगा, जल प्रदूषण होगा, वायु प्रदूषण होगा, या जल स्तर नीचे चला जाता है। ठीक है, तो एक चीज हम समझ गए कि भूजल के दोहन से जो जल का स्तर है वो नीचे चला जाता है और कुएं और तालाब सूख जा रहे हैं। तो इस पे प्रश्न पूछने को किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं कि कुएं और तालाब सूख जा रहे हैं किसकी वजह से। 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक ऑप्शन रहेगा भूजल का दोहन। तो कुएं और तालाब सूखने का कारण क्या है, भूजल का दोहन। जल का स्तर नीचे होने का कारण क्या है, भूजल का दोहन। अब देखें हम लोग, तीव्र ध्वनि यानी तेजी से ध्वनि बजती है तो क्या होता है। आजकल शादी विवाह में देखते हैं हम लोग कि हर जगह होड़ लगी रहती है कि हम कितना ज्यादा दिखाएं। तो उसी दिखाने के चक्कर में गाने जोर से बजाए जाते हैं, लाउड स्पीकर जोर से बजाए जाते हैं, और सबसे ज्यादा खतरनाक होता है डीजे। देखते हैं कुछ बुजुर्ग लोग तो बेचारे क्या करते हैं कि वो तो बीमार पड़ जाते हैं और कुछ लोग तो भाग जाते हैं बुजुर्ग लोग, ये जो डीजे बजता है। तो ये जो डीजे का मतलब कान के सुनने की एक क्षमता होती है, एक निश्चित क्षमता की ध्वनि को सुन सकता है। अगर उससे ज्यादा ध्वनि अगर कान को सुनेंगे तो हमारा कान जो है वो खराब हो जाएगा, यानी कान के लिए नुकसान होगा। तो जब तीव्र ध्वनि बजती है तो उससे क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। और इससे मस्तिष्क पर देखते हैं बहुत तेज सुनते सुनते शरीर ये दिमाग में चिड़चिड़ापन हो जाता है, ठीक है, और कम सुनाई देता है। तो ये सब चीजें होती हैं ध्वनि प्रदूषण से। तो ध्वनि प्रदूषण से, तीव्र ध्वनि से कौन सा प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण। और इससे बीमारियां क्या होती हैं, मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है और सुनने संबंधी जो बीमारी होगी वही होगी। तो ये हमसे पूछ सकता है कि जो ध्वनि प्रदूषण होता है वो कैसे होता है, भूजल के दोहन से, रासायनिक उर्वरक से, डीजल पेट्रोल से, या तीव्र ध्वनि से। तो तीव्र ध्वनि से ही हमें क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण। या तीव्र ध्वनि से कौन सा प्रदूषण होता है, ये से भी पूछ सकता है कि वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, या ध्वनि प्रदूषण। तो तीव्र जहां ध्वनि की बात आएगी वहां ध्वनि प्रदूषण होगा, नाम से भी है, कोई डाउट नहीं है। अगला हम देखें कूड़ा कचरा। कूड़ा कचरा और अपशिष्ट। ये देखिए शहरों में तो सफाई कर्मी है और गांव देहात में कोई सफाई कर्मी उस तरह के लगे हैं, लेकिन फिर भी अगर वो कूड़ा और कचरा, हर जगह सफाई करने के लिए अलग अलग संबंधित व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी अगर वो किसी भी तरीके से ये कूड़ा कचरा अगर उचित जगह नहीं निस्तारण किया जाता है, यानी उचित जगह जहां इसको फेंकना रहता है अगर वहां नहीं डाला जाता है, तो ये सब क्या करते हैं कि कूड़े कचरे एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे। इकट्ठा होने के बाद जब पानी बहेगा तो वो पानी में मिल जाएंगे। मिट्टी, जहां मिट्टी रखी रहेगा उस मिट्टी को दूषित करेंगे। यानी कूड़े कचरे से 2 तरह के प्रदूषण होंगे, जल प्रदूषण होंगे और मृदा प्रदूषण होंगे। जल प्रदूषण कैसे होंगे, जब ये कूड़ा कचरा है, अगर मान लीजिए बारिश हुआ या पानी उस कचरे में से गया तो वो पानी जहां भी जाएगा वो पानी दूषित पानी रहेगा और जल प्रदूषण कर देगा। मृदा प्रदूषण कैसे होगा, जहां पर कूड़ा कचरा रहेगा अगर उसको नहीं हटाया गया तो वहां की मिट्टी जो है वो प्रदूषित हो जाएगी, तो मृदा प्रदूषण भी हो जाएगा। अब जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण से अनेक बीमारियां हो जाती हैं, इस वजह से मानव जीवन भी संकट में पड़ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि कूड़ा कचरा से मानव जीवन संकट में पड़ जाएगा। अगर पूछा जाता है कि कूड़ा कचरा अपशिष्ट का
अगर उचित निस्तारण नहीं होता है तो कौन सा प्रदूषण होता है, तो हम कहेंगे जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। अगला देखें, रेडियोधर्मी प्रदूषण। ये रेडियोधर्मी प्रदूषण क्या होता है कि जो रेडियोधर्मी विकिरण होते हैं वो निकलती हैं, वो ओजोन परत में छिद्र कर देती हैं। ये ओजोन परत में छिद्र कैसे होता है, वायु प्रदूषण से। ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये पृथ्वी के ऊपर जो है यहाँ पर ओजोन परत होती है। अब ये ओजोन परत में छिद्र हो जाता है, रेडियोधर्मी विकिरण से ओजोन परत में छिद्र हो जाता है। ओजोन परत करता क्या है, ये सूर्य से आने वाली विकिरण को पृथ्वी पर आने से रोकता है, तो ये डायरेक्ट हमारे पास नहीं आती हैं, वो छन कर आती हैं, इसलिए हमको ज़्यादा नुकसान नहीं होता। लेकिन अब वो धीरे धीरे छिद्र हो जाती हैं, तो रेडियोधर्मी विकिरण से ओजोन परत में छिद्र हो जाता है। तो इसको याद रखिएगा कि ओजोन परत में छिद्र होने का कारण है रेडियोधर्मी विकिरण। अगला देखें, परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा का प्रयोग। आज विज्ञान ने क्या किया है, अनेक तरह के अस्त्र शस्त्र बनाए हैं। उसी अस्त्र शस्त्र में एक प्रकार का अस्त्र शस्त्र है परमाणु ऊर्जा का अस्त्र शस्त्र। परमाणु ऊर्जा में क्या है, ये परमाणु बम है और हाइड्रोजन बम है, और भी सब नए नए बंदूक, गोला बारूद, कितने अस्त्र शस्त्र ये सब बनाए हैं। तो इसमें परमाणु ऊर्जा में, ये परमाणु ऊर्जा में हमको हाइड्रोजन बम और परमाणु बम आए हैं। तो देखिए, ये है परमाणु ऊर्जा का अनुचित प्रयोग। तो परमाणु ऊर्जा से हम लोग बनाए हैं परमाणु बम और हाइड्रोजन बम। ये परमाणु बम और हाइड्रोजन बम सुरक्षा की दृष्टि से बनाए हैं, लेकिन हुआ क्या है कि आज सब देश इसको अपनी शक्ति के रूप में दिखा रहे हैं कि कौन कितना ज़्यादा से ज़्यादा परमाणु बम बना ले और कितना शक्तिशाली बन जाए। तो आज सभी कई देशों के पास, अमेरिका के पास, रूस के पास और भारत के पास परमाणु बम हैं। अगर इनका हम लोग सही से रख रखाव नहीं किए और इनका अगर प्रयोग करने लगे तो ये इतना खतरनाक है कि हुआ क्या था, द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति पर अमेरिका ने, जापान का शहर था हिरोशिमा और नागासाकी, तो अमेरिका क्या किया कि जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम फेंक दिया। कब फेंक दिया, 6 अगस्त 1945 को। तो लाखों लोग मर गए और अनेक खतरनाक विकिरण उत्पन्न हुई। ये देखे हैं रेडियोधर्मी विकिरण। तो ये विकिरण जो उत्पन्न हुई, वो विकिरण आज भी इतना खतरनाक है कि आज भी वहाँ बच्चे जो हैं विकलांग पैदा होते हैं, अपंग पैदा होते हैं। तो ये लाखों लोग तो तुरंत मर गए, और वहाँ हिरोशिमा और नागासाकी में आज भी इस परमाणु बम का प्रयोग दिखता है, यानी रेडियोधर्मी विकिरण का प्रभाव दिखता है। तो ये कितना खतरनाक है जान गए हम लोग कि अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी, हिरोशिमा और नागासाकी कहाँ है, जापान में है। तो जापान का जो शहर है हिरोशिमा और नागासाकी, उस पर परमाणु बम गिराया था 6 अगस्त 1945 को। लाखों लोग मर गए और उसका प्रभाव इतना है कि आज भी वहाँ पर बच्चे जो है अपंग पैदा होते हैं। इससे क्या प्रश्न बनेगा, इससे यही प्रश्न बनेगा कि परमाणु बम यानी जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर किसने बम गिराया था, अमेरिका ने गिराया था। कब गिराया था, 6 अगस्त 1945 को। हिरोशिमा और नागासाकी किस शहर में है, जापान के शहर में। हिरोशिमा और नागासाकी पर कौन सा बम गिराया गया था, परमाणु बम। तो इससे कई प्रश्न बनेंगे। आज भी वहां पर बच्चे अपंग पैदा होते हैं, विकलांग पैदा होते हैं, अमेरिका ने गिराया था। तो इससे यही होगा कि अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 अगस्त 1945 को बम गिराया था, जिससे लाखों लोगों की मृत्यु हो गई थी, और वहाँ बच्चे आज भी अपंग पैदा होते हैं। तो मान लीजिए आपसे पूछा जाता है कि हिरोशिमा और नागासाकी पर
किस देश ने बम गिराया था परमाणु बम? तो कहेंगे अमेरिका। हिरोशिमा और नागासाकी किस देश में पड़ता है? तो जापान शहर में। हिरोशिमा और नागासाकी पर बम कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 में। अगला देखें, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर। होता क्या है कि जब हमारे पास पैसा आ जाता है, सुख सुविधाएं आ जाती हैं, तो हम अनेकों सुख सुविधाएं लेने का प्रयास करते हैं। उसी में हम लोग रेफ्रिजरेटर रख देते हैं, फ्रिज रख देते हैं, एयर कंडीशन रख देते हैं, सब कुछ रख देते हैं। लेकिन इससे कितना नुकसान होता है ये कुछ लोग जानते होंगे और कुछ लोग नहीं जानते होंगे। होता क्या है कि ये जो फ्रिज और एयर कंडीशनर में होता क्या है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये एक गैस का नाम है। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है गैस है, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये इतना ज्यादा मात्रा में होती है कि इससे जो हमारा ओजोन परत है, जो सूर्य की किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकता है, वो धीरे धीरे क्षय होता जा रहा है, यानी धीरे धीरे उसमें छेद हो गया है। तो छेद होने की वजह से हमारे अनेकों स्किन वाली बीमारी जो है, चर्म रोग हो जाते हैं और अनेकों कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती हैं। तो मतलब कहने का मतलब कि काफी नुकसान है। पृथ्वी का ताप बढ़ गया है। देख रहे थे पहले टेम्परेचर 40-42 डिग्री सेल्सियस होने में सब बहुत हो जाता था, लेकिन आज की डेट में 45-46 डिग्री टेम्परेचर नॉर्मल है। तो रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में कौन सी गैस रहती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इससे क्या नुकसान है? ओजोन परत में क्षय हो जाता है। तो इससे क्या प्रश्न बनेंगे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ पाया जाता है? तो हम कहेंगे फ्रिज और एयर कंडीशनर में, AC, इसको हम लोग कहते हैं AC। यानी अगर हमसे पूछा जाएगा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या कहीं कहीं पर C भी लिखा रहेगा, तो इसमें CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ पाया जाता है? तो रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में। अगर आपसे पूछा जाता है कि ओजोन परत में क्षय होने का, छिद्र होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? कई ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें एक ऑप्शन रहेगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये ध्यान रखिएगा कि ओजोन परत जो है में छिद्र होता है, तो ओजोन परत को नुकसान कौन करता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो हम याद रखेंगे कि ओजोन परत के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक कौन सी गैस है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये कहाँ पाई जाती है? फ्रिज और एयर कंडीशनर में। अगला क्या है? धुआं और पेट्रोल डीजल की दहन से, यानी जब पेट्रोल और डीजल जो है जलता है, या धुआं जो है जलता है, धुआं निकलता है, पेट्रोल डीजल जब गाड़ी में जलता है तो उससे धुआं निकलता है। तो उससे क्या होता है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, इसका सूत्र होता है CO2, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। यानी पेट्रोल और डीजल का जब दहन होता है, यानी जहां हम पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां चलती हैं, तो उन गाड़ियों में से जो धुआं निकलता है, उस धुएं में क्या होता है? तो एक तो होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और उसके साथ साथ नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं। तो अगर कहीं ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो भी लगा देंगे, अगर कहीं नाइट्रोजन के ऑक्साइड है वो भी लगा देंगे, या दोनों रहेगा तो दोनों लगा देंगे। जैसे मान लीजिए अगर हमसे पूछा जाता है कि डीजल और पेट्रोल के दहन में कौन सी गैस निकलती है, तो अगर 4 ऑप्शन है उसमें से एक ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला लगा देंगे। 4 ऑप्शन है उसमें से एक ऑप्शन है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, तो ये भी लगा देंगे। अगर कोई ऑप्शन है कि कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, तो ये भी लगा देंगे। तो पेट्रोल और डीजल के दहन से, यानी जलने पर जो गैस निकलती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रहती है, नाइट्रोजन की ऑक्साइड भी रहती है। तो उससे होता क्या है? हमारा सिर दर्द होता है, दमा हो जाती है, अस्थमा, ये सब जो बीमारी है, ये सिर दर्द तो ध्वनि से होता है। सर दर्द जो होता है, अगर बहुत तेज ध्वनि, चूंकि गाड़ी मोटर चलती है तो आवाज, उसका जो हार्न की आवाज होती है, पू पा करता है, उससे तो सिर दर्द करने लगता है।
और दमा और अस्थमा ये दोनों वायु से भी संबंधित बीमारी है, यानी सांस से संबंधित बीमारी है। तो वायु प्रदूषण हो जाता है, इस वजह से जो है दमा और अस्थमा की बीमारी हो जाती है। तो ये भी पूछ सकता है कि पेट्रोल और डीजल के दहन से, अत्यधिक दहन से कौन सी बीमारी होती है? दमा दे देगा, अस्थमा देगा, सिर दर्द देगा, और भी बीमारी हो जाएगा। तो ये ध्यान रखें कि सिर दर्द भी होता है और दमा और अस्थमा होता है। या तो ऐसे याद रखें कि जब गाड़ी और पेट्रोल चलती है तो उससे हवा डिस्टर्ब होती है, तो हवा से संबंधित जो बीमारी रहेगी, दमा है, अस्थमा है, ये दोनों हो जाएंगे। तो एक बार हम लोग दोहरा लें कि पेट्रोल और डीजल की मात्रा जब बढ़ेगी तो उससे वायु प्रदूषण होगा। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक दवाओं से कृषि के उत्पादन में तो वृद्धि होगी, लेकिन उसके साथ साथ मृदा और जल प्रदूषण होगा। भूजल का दोहन, यानी भूजल का दोहन करेंगे तो क्या होगा? जल स्तर नीचे चला जाएगा, कुएं और तालाब सूख जाएंगे। तीव्र ध्वनि से क्या होगा? ध्वनि प्रदूषण होगा और मस्तिष्क पर भी प्रभाव पड़ेगा। ध्वनि से इसमें सिर दर्द भी लिख सकते हैं हम लोग, इस सिर दर्द होगा। कूड़ा कचरा से क्या होगा? अगर सही से कूड़ा कचरा निस्तारित नहीं किया गया तो जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण दोनों होगा। रेडियोधर्मी विकिरण से क्या होता है? ओजोन परत में छिद्र हो जाता है, वायु प्रदूषण होता है। परमाणु ऊर्जा, ये जो अमेरिका था, अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था 6 अगस्त 1945 में। इसमें लाखों लोगों की मृत्यु हो गई थी। आज भी वहां बच्चे विकलांग पैदा होते हैं, यानी अपंग पैदा होते हैं। रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज और एसी में यानी एयर कंडीशन में कौन सी गैस होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इससे क्या होता है? ओजोन परत में क्षय होता है, यानी ओजोन परत के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक यही क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। अगला, पेट्रोल और डीजल के दहन से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड में वृद्धि होती है। इससे सिर दर्द, दमा और अस्थमा होता है। ठीक है, धन्यवाद।